हेलो स्टूडेंट्स, एसबीएन ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। कल अपन ने सॉल्यूशन का पार्ट 1 पढ़ा था। पार्ट 1 में सॉल्यूशन की डेफिनेशन और उसके बाद में सॉल्यूशन में सांद्रता की इकाइयाँ पढ़ी थी। टोटल 9 सांद्रता की इकाइयाँ पढ़ी थी। मोलरता, नॉर्मलता, उसके बाद में मोललता, है ना, फिर द्रव्यमान प्रतिशत मात्रा, आयतन प्रतिशत मात्रा, पीपीएम और पीपीबी। अभी कल जो अपन ने थ्योरेटिकल पढ़ा था, इनके अपन आज क्या करेंगे, पार्ट 2 में इनके सबके न्यूमेरिकल करेंगे, है ना। तो इनमें सबसे पहले अपन ने कौन सा पढ़ा था, मोलरता। मोलरता का मैं एक बार आपको वापस से बता देता हूँ। एकांक आयतन में विलय के जितने मोल होते हैं उसको मोलरता कहते हैं। ये इसकी डेफिनेशन है, या फिर इसको अपन बोल देते हैं भाई मोल प्रति लीटर को मोलरता बोलते हैं, ठीक है। तो मोल, और अब इसका अपन दर्शाया था अपन ने कैपिटल एम से, कैपिटल एम से दर्शाते हैं, ठीक है। तो कैपिटल एम इक्वल टू क्या होगा, वेट ऑफ ए अपॉन मोलिकुलर वेट ऑफ ए इंटू 1000 डिवाइडेड बाई वी ml में। ये मोलरता का फॉर्मूला बनाया था अपन ने, और इसकी जो यूनिट या इकाई है वो होगी क्या, मोल प्रति लीटर। अब इसके ऊपर अपन एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं, ठीक है। तो इसके ऊपर न्यूमेरिकल देखो, अगर मान लो 4 ग्राम NaOH हो, NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड, 4 ग्राम NaOH का 500 ml जलीय विलयन, 500 ml जलीय विलयन बनाया गया, या बनाया है, तो इसकी मोलरता ज्ञात करो। ऐसे न्यूमेरिकल है, 4 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड का 500 ml जलीय विलयन बनाया गया, मतलब जो विलयन का आयतन है Vml में वो कितना है, 500 ml है। और जो WA वेट ऑफ A, मतलब वेट ऑफ A मतलब विलय का जो वेट है वो कितना है, 4 ग्राम है। तो WA इक्वल टू कितना है, 4 ग्राम। इसका मोलिकुलर वेट कितना होगा Na का, सोडियम हाइड्रोक्साइड का, तो इसका अलग से निकाल लो। सोडियम हाइड्रोक्साइड का मोलिकुलर वेट, सोडियम का कितना आएगा 23, ऑक्सीजन का 16 और एक इसका 17, तो ये कितने हो गए दोनों मिला करके 40, तो ये हो गया 40, ठीक है। अब उसके बाद में 1000 Vml में अपने को विलियन का ml में आयतन दे रखा है कितना, 500 ml, तो ये 500 ml इसका आयतन दे दिया अपने को, ठीक है। अब इसके बाद में अपने को मोलरता पूछी है, 4 ग्राम NaOH का 500 ml जलीय विलयन बनाया गया है, इसकी मोलरता ज्ञात करो। तो मोलरता में अब इसका फॉर्मूला ऐसे कैसे, कैपिटल M इक्वल टू वेट ऑफ A दे रखा है 4 ग्राम, तो ये 4 लिख दिया, ठीक है। फिर ये 1000 है, तो 1000 की जगह 1000 लिख दिया। मोलिकुलर वेट ऑफ A, मोलिकुलर वेट ऑफ A यानी कि सॉल्यूट का मोलिकुलर वेट कितना है, तो कितना है मोलिकुलर वेट 40, तो ये लिख दिया 40। फिर इंटू Vml में कितना है 500 ml, ठीक है, तो ये लिख दिया 500 ml। तो M या जो मोलरता है वो कितनी आएगी, इसको काट दो, ये कट गया इससे 2 बार और 4 से 4, तो 2/10 यानी कि 1/5 या 0.2, ये क्या आ जाएगी इसकी मोलरता, ठीक है। ऐसे अब कैसे भी न्यूमेरिकल बना के देगा आपको, इनमें से कोई 3-4 चीज़ें देगा और एक चीज़ पूछ लेगा, है ना। ऐसे न्यूमेरिकल आता है, जैसे ये वाला न्यूमेरिकल है, तो ऐसे मोलरता का सवाल हो गया। अब अपन अगला सवाल करेंगे किसका, नॉर्मलता का। तो नॉर्मलता का सवाल देखो आप, पहले आपको मैं नॉर्मलता का फॉर्मूला लिख देता हूँ और नॉर्मलता बता देता हूँ। जैसे मोलरता क्या है, मोल प्रति लीटर, तो नॉर्मलता क्या होगी, तुल्यांक प्रति लीटर, तुल्यांक प्रति लीटर, ठीक है। और इसका जो फॉर्मूला है इसको कैपिटल N से दर्शाते हैं। फॉर्मूला क्या हो जाएगा, वेट ऑफ A बाई मोलिकुलर वेट ऑफ A इक्विवेलेंट वेट ऑफ A इंटू 1000 एंड V किस में, ml में, ठीक है। भार बटा तुल्यांकी भार इंटू 1000 और आयतन विलयन का आयतन ml में, ठीक है।
ये कि एक का क्या मतलब है, एक का मतलब है विलय का भार, यहाँ पे विलय का तुल्यांकी भार, VmL में विलियन का आयतन और 1000 से मल्टीप्लाई कर रखा है इसको लीटर से ml में चेंज करने के लिए। तो ये फॉर्मूला है किसका, नॉर्मलता का। अब ये जो नॉर्मलता का फॉर्मूला है इसके ऊपर एक न्यूमेरिकल देख लो आप, है ना, यहाँ तक अपन देख लिए। इसके बाद में इसका न्यूमेरिकल देखो आप दूसरा, मान लो 49 ग्राम H2SO4 का 200 ml जलीय विलयन बनाया गया है, तो इसकी क्या निकालोगे, नॉर्मलता। ऐसे नहीं मेरे को आएगा सिंपल सा। 49 ग्राम H2SO4 200 ml जलीय विलयन बनाया गया है, तो इसकी नॉर्मलता ज्ञात करो। ठीक है, अब अपने को क्या क्या दे रखा है, देखो न्यूमेरिकल सोल्व करने का ऐसे होता है, जो जो दे रखा है ना उसको एकदम से लिख लो आप, जो दिया हुआ है ना, उससे आपको पता चल जाएगा भाई क्या दिया हुआ है क्या पूछा है। तो अपन ने पहले इसको लिख लो, 49 ग्राम H2SO4 का 200 ml जलीय विलयन बनाया गया है, मतलब विलय क्या है, 49 ग्राम H2SO4। तो वेट ऑफ ए ये दे रखा है अपने को, वेट ऑफ ए कितना दिया है, 49 ग्राम। ठीक है, उसके बाद में एक क्या दिया अपने को, 200 ml दिया है, VmL दिया है अपने को, कितना, 200 ml, मतलब जो विलियन का आयतन है VmL वाला ये दे रखा है अपने को 200 ml। अब अपने को नॉर्मलता का फॉर्मूला लिखो, देखो अपने आप ही पता चल जाएगा कि अपने को क्या क्या और चाहिए। तो n इक्वल टू वेट ऑफ ए इंटू 1000 डिवाइडेड इक्वलेंट वेट ऑफ ए इंटू VmL में। देखो वेट ऑफ ए दे दिया इन्होंने, VmL भी दे दिया इन्होंने। अब अपने पास में क्या नहीं है, इक्वलेंट वेट नहीं है, तो इक्वलेंट वेट अपन अलग से निकालेंगे। इक्वलेंट वेट कैसे निकालोगे, मतलब तुल्यांकी भार कैसे निकालोगे, तुल्यांकी भार होता है अणुभार डिवाइडेड बाई संयोजकता गुणांक, अणुभार डिवाइडेड बाई संयोजकता गुणांक। अणुभार इसको आप डिवाइड कर दो अगर मान लो किससे, संयोजकता गुणांक से, तो क्या आ जाएगा, तुल्यांकी भार आ जाएगा। ठीक है, तो अणुभार किसका, विलय का, तो H2SO4 का अणुभार कितना है, 98, कितना होगा, 98। ऐसे निकालना चाहो तो आप निकाल लो, सल्फर के 32, एक ऑक्सीजन के 16 और 4 के 64 हो गए, तो 64, 32 और 2 ये, तो टोटल कितने आएंगे, 98 आएंगे। तो इसका मोलिकुलर वेट तो कितना हो गया, अणुभार तो कितना हो गया, 98। अब देखो संयोजकता गुणांक, संयोजकता गुणांक H2SO4 का कितना है, संयोजकता गुणांक किसी भी अम्ल का प्रतिस्थापित H+ की संख्या होती है, क्या होगी, प्रतिस्थापित H+ की संख्या, मतलब कोई भी अम्ल है उसमें जितने हाइड्रोजन आयन प्रतिस्थापित हो सकते हैं वो क्या होगी, उसकी संयोजकता गुणांक होगा। H2SO4 है, मान लो ये H2SO4 है, तो इसको ऐसे ही लिखोगे 2H+ और SO4-2, कुल मिला के ये 2H+ है ना, 2 हाइड्रोजन आयन है, तो इसकी संयोजकता गुणांक कितनी होगी, 2 होगी संयोजकता गुणांक, तो यहाँ पे लिख दिया 2, तो इक्वल टू ये अपने को तुल्यांकी भार मिल गया। ये तुल्यांकी भार आ गया कितना, 49। अब अपने पास में देखो फॉर्मूले के हिसाब से वेट ऑफ ए सवाल में दिया हुआ है 1000, इक्वलेंट वेट ऑफ ए मतलब विलय का इक्वलेंट वेट, तो विलय का इक्वलेंट वेट अपन ने निकाल लिया 49, और VmL में सवाल में दिया है 200 ml, तो अब हो जाएगा, अपने आप नॉर्मलता निकाल लेंगे। तो n इक्वल टू वेट ऑफ ए कितना दिया है, 49 ग्राम इंटू 1000 डिवाइडेड बाय इक्वलेंट वेट कितना है, 49, और विलियन का आयतन कितना है, 200 ml। तो नॉर्मलता कितनी आ जाएगी इसकी, 49 से 49 और ये इससे तो 5, तो 5 नॉर्मल। ठीक है, या फिर अपन इसकी दूसरी यूनिट भी लिख देंगे, तुल्यांक प्रति लीटर, इक्वलेंट पर लीटर या तुल्यांक प्रति लीटर। नॉर्मलता की ये यूनिट नहीं लिखोगे, आधा नंबर कट जाएगा 1 नंबर के सवाल में से, या तो नॉर्मल लिखोगे या तुल्यांक प्रति लीटर लिखोगे, नहीं लिखोगे तो मार्क्स कटेंगे, है ना। फिर उसके बाद में देखो दूसरा अपन ने नॉर्मलता पढ़ा था, तो इसका सवाल हो गया
मैं इसको वापस से रिव्यू कर देता हूँ एक बार। इसकी जगह और इसकी जगह और इसकी जगह ये तीन ही चीज़ें बदलेगा, बाकी ऐसे कैसे सवाल बनता है। या फिर नॉर्मलता दे देगा, है ना, वेट पूछ लेगा, वेट ऑफ ए पूछ लेगा, या फिर उसका इक्विवेलेंट वेट तो नॉर्मलता से पूछने की जरूरत ही नहीं है, डायरेक्ट आप अनुभार से वैसे इक्विवेलेंट वेट निकाल के बता दोगे। तो ऐसे सवाल बनेगा सिंपली, है ना। तो वेट ऑफ ए 1000, इक्विवेलेंट वेट ऑफ ए, है ना, ये आपको अलग से निकालना पड़ेगा। इक्विवेलेंट वेट किसी का भी निकालना हो, अगर आपको अम्ल का निकालना है तो प्रतिस्थापित H+ की संख्या से भाग दोगे। अगर क्षारों का निकालना है तो जितने OH- हैं उसमें, जैसे NaOH है तो 1 का भाग, है ना, और जैसे मान लो MgOH का होल ट्वाइस है ना, तो 2 हो जाएगा उसका संयोजकता गुणांक। AlOH का होल थ्राइस है ना, ऐसे AlOH का होल थ्राइस है, तो अब इसकी संयोजकता गुणांक कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ऐसे संयोजकता गुणांक निकालते हैं, है ना। और अगर कोई लवण है तो उसकी कुल धनात्मक या कुल ऋणात्मक देखते हैं संयोजकता गुणांक के लिए। कुल धनात्मक या कुल ऋणात्मक, जैसे मान लो अपने पास में ये AlCl3 है, तो इसको तोड़ो, Al+3 और 3Cl-, तो अब इसका AlCl3 का जो संयोजकता गुणांक है वो कितना होगा, 3 होगा। इसका कितना होगा, 3 होगा, है ना। H2SO4 का कितना होगा, 2 होगा। ऐसे संयोजकता गुणांक निकालते हैं। अम्ल के लिए प्रतिस्थापित H+ की संख्या, क्षारों के लिए क्या होगी, प्रतिस्थापित OH- की संख्या, और लवण के लिए क्या होगी, उसका कुल धनात्मक आवेश या कुल ऋणात्मक आवेश, है ना। ऐसे होता है। अब ये सवाल हो गया दूसरा नॉर्मलता का। तीसरा सवाल आप देखो किसका, तीसरी यूनिट अपन ने मोललता देखी है, तो मोललता देखो। अगला सवाल अपन किसका करेंगे, मोललता का। मोललता तीसरा मोललता। मोल प्रति किलोग्राम, मोल प्रति किलोग्राम, ये इसकी यूनिट हो गई, ठीक है। और इसका फॉर्मूला स्मॉल m इक्वल टू क्या होता है, स्मॉल m इक्वल टू क्या होता है, वेट ऑफ A डिवाइडेड बाई मोलिकुलर वेट ऑफ A इंटू 1000, और यहाँ पे WB, ये WB क्या है, वेट ऑफ B। B अपने किसका माना है, सोलवेंट का। A अपन ने मान रखा है हमेशा सोल्यूट यानी विलय का, और B अपन ने किसका मान रखा है, विलायक का, ठीक है। तो ये इसका क्या हो गया, फॉर्मूला हो गया मोललता का। अब अपन इसके ऊपर भी क्या करेंगे, एक न्यूमेरिकल करेंगे। जैसे मान लो अपने पास में ये न्यूमेरिकल है, तीसरा न्यूमेरिकल देखो, 2.5 ग्राम एथेनोइक अम्ल, 2.5 ग्राम एथेनोइक अम्ल को 75 ग्राम बेंजीन में घोलकर विलयन बनाया गया है। तो क्या निकालो, स्मॉल m यानी कि मोललता ज्ञात करो। 2.5 ग्राम एथेनोइक अम्ल को 75 ग्राम बेंजीन में घोलकर विलयन बनाया गया है, तो स्मॉल m यानी कि मोललता ज्ञात करो। अब देखो अपन को मोललता का ये फॉर्मूला पता है, ठीक है। इसमें W क्या है, विलय का भार, A मतलब विलय और B मतलब विलायक। वेट ऑफ A मतलब विलय का भार, WA। अब विलय कौन सा होता है, जिसको अपन घोलते हैं, और विलायक कौन सा होता है, जिसमें अपन घोलते हैं उस चीज को, ठीक है। तो एथेनोइक अम्ल को बेंजीन में घोला गया, किसको घोला है, एथेनोइक अम्ल को। विलय कौन सा है, एथेनोइक अम्ल है, किस में घोला है, बेंजीन में घोला है, तो बेंजीन क्या है, विलायक है, ठीक है। तो जो विलय है वेट ऑफ ए वो कितना है, 2.5 ग्राम। देखो आपको ये पता चलना चाहिए सवाल पढ़ते ही कि भाई विलय का दे रखा है, जो भार या आयतन या प्रतिशत मात्रा विलय की दे रखी है, विलयन की दे रखी है, या फिर विलायक की दे रखी है। तो आप क्वेश्चन की लैंग्वेज को अच्छे से पढ़ना, आपको एक बार पढ़ने में पता चल जाएगा, है ना। अब 2.5 ग्राम एथेनोइक अम्ल को, अब एथेनोइक अम्ल को इन्होंने घोला है, एथेनोइक अम्ल को, तो जिसको घोलते हैं वो विलय है और जिसमें घोलते हैं वो क्या है,
विलायक है। किस में घोला? 75 ग्राम बेंजीन में घोला है, 75 ग्राम बेंजीन में घोला है। तो 75 ग्राम बेंजीन में घोला है इन्होंने। तो ये जो विलायक है उसका भार दे रखा है WB, कितना? 75 ग्राम दे रखा है। ठीक है, अब मोलिकुलर वेट ऑफ ए चाहिए अपने को, मोलिकुलर वेट ऑफ ए। किसका मोलिकुलर? ए मतलब विलय का मोलिकुलर वेट। विलय कौन सा है? 2.5 ग्राम एथेनोइक अम्ल। तो एथेनोइक अम्ल का भार तो 2.5 ग्राम दे दिया। अणुभार अपने को चाहिए, मोलिकुलर वेट चाहिए किसका? एथेनोइक अम्ल का। तो एथेनोइक अम्ल होता क्या है? CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O OH। ये क्या है? एथेनोइक अम्ल, एथेनोइक अम्ल। अब ये जो एथेनोइक अम्ल है इसका आप क्या निकालोगे? इसका आप निकालो क्या? अणुभार। तो कार्बन कितने? 2, और एक कार्बन का कितना? 12। तो 2 के कितने हो गए? 24। हाइड्रोजन कितने? एक ये और 3, 2 3 और 1 4। तो हाइड्रोजन कितने हो गए? 4। ऑक्सीजन कितने? 2, एक का 16। तो 2 के कितने हो गए? 32। अब इनको सबको जोड़ लो, 1 5 1 6। तो कितना हो गया? 60 हो गया एथेनोइक अम्ल का अणुभार। ठीक है, तो अणुभार कितना हो गया एथेनोइक अम्ल का? 60 हो गया। ठीक है, तो ये क्या आ गया? इसका अणुभार आ गया मोलिकुलर वेट ऑफ ए, यानी कि कितना? 60। ठीक है, अब ये एथेनोइक अम्ल का मोलिकुलर वेट आ गया 60। अब अपने को क्या पूछा है इन्होंने? स्मॉल एम या मोललता पूछिए। तो मोललता निकालो। वेट ऑफ ए 2.5 ग्राम, ये लिखेंगे WA। तो WA लिख लिया 2.5 ग्राम, फिर इनटू 1000, तो 1000 लिख दिया। ठीक है, अब इन्होंने मोलिकुलर वेट ऑफ ए, तो मोलिकुलर वेट ऑफ ए यानी विलय का तो कितना है? 60। तो यहाँ पे कितना लिख दिया? 60। फिर इसके बाद में WB विलायक का भार, विलायक का भार इन्होंने कितना दिया है? 75। तो ये लिख दिया 75। काटा पीटी करोगे आंसर आ जाएंगे कितने? अभी मैं निकाल लेता हूँ। देखो इस पॉइंट को इससे काट दो तो 10 बन गए, 25 30 75, और इसको ये 2 बिंदु को इन दोनों से उड़ा दो तो नीचे ऊपर तो कितने आए? 10, और नीचे कितने आए? 18। आगे इसको सोल्व कर लेना, स्मॉल एम की वैल्यू आ जाएगी पॉइंटों में। ठीक है, तो स्मॉल एम यानी कि मोललता आ गई। अब देखो वापस से, स्मॉल एम क्या होता है? मोल प्रति केजी। ये इसकी क्या होगी? यूनिट। क्या होगी? मोल प्रति केजी, मोल प्रति किलोग्राम या केजी। यूनिट लिखना अनिवार्य है। उसके बाद में देखो 2.5 ग्राम एथेनोइक अम्ल को 75 ग्राम बेंजीन में घोलकर विलयन बनाया गया है। तो स्मॉल एम यानी कि मोललता ज्ञात करो। अब वेट ऑफ ए अपने को दे रखा है विलय का, एथेनोइक अम्ल को घोला है तो विलय एथेनोइक अम्ल है, तो 2.5 ग्राम दे दिया। 75 ग्राम बेंजीन में घोला है तो बेंजीन का भी WB यानी कि 75 ग्राम दे दिया। अब इसके बाद में विलयन बनाया गया और इसका स्मॉल एम पूछा है, और अपने को मोलिकुलर वेट ऑफ ए चाहिए था। विलय का क्या चाहिए था? मोलिकुलर वेट। तो विलय कौन सा था? 2.5 ग्राम एथेनोइक अम्ल। तो 2.5 ग्राम तो क्या है? इसका भार है ना। और अणुभार एथेनोइक अम्ल का अपन ने अलग से निकाल लिया, कितना आया? 60। तो ये 60। अब स्मॉल एम के WA दे रखा है 2.5 ग्राम, 1000 की जगह 1000, मोलिकुलर वेट अपन ने 60 निकाल लिया। और WB विलायक का भार, तो विलायक का भार भी अपन ने कहा ये 75 ग्राम दे रखा था, यहाँ पे लिख दिया, लिया फिर काटा, आंसर आ जाएंगे। ठीक है, उसके बाद में देखो अगला न्यूमेरिकल, अगला न्यूमेरिकल अपन किसका करेंगे? मोल भिन्न का। मोल भिन्न, मोल भिन्न क्या होती है? खुद के मोल डिवाइड में कुल मोल। मोल भिन्न क्या होगी? खुद के मोल डिवाइड में कुल मोल। मोल भिन्न, मोल भिन्न होगी खुद के मोल और डिवाइड में कुल मोल। कुल मोल, ठीक है। मोल भिन्न खुद के मोल और डिवाइड में कुल मोल। अब अपन क्या निकालेंगे? मोल भिन्न। तो मोल भिन्न का देखो एक सवाल, मान लो अपन ने ऐसे एक सवाल बनाया, 54 ग्राम जल व 54 ग्राम जल व
64 ग्राम मैथिल एल्कोहल मिलाया गया है तथा तो इस मिश्रण की मोल भिन्न ज्ञात करो। इस मिश्रण की मोल भिन्न ज्ञात करो। 54 ग्राम जल और 64 ग्राम मैथिल एल्कोहल को मिलाया गया है, इस मिश्रण की मोल भिन्न ज्ञात करो। ये सवाल है। अब मोल भिन्न निकालेंगे, है ना। तो जल यानी H2O, इसका कितना दे रखा है 54 ग्राम। मैथिल एल्कोहल का कितना दे रखा है 64 ग्राम CH3OH, इसका कितना दे रखा है 64 ग्राम। ठीक है। अब अगर अपने को चाहिए क्या, मान लो दोनों की मोल भिन्न पूछिए, तो अपन पहले निकाल ले जल की मोल भिन्न। जल की मोल भिन्न, तो ऊपर क्या लिखोगे जल के मोल, और डिवाइड में क्या लिखोगे कुल मोल, मतलब मैथिल एल्कोहल के भी और जल के भी, दोनों के मोल। तो दोनों के मोल, या फिर मैं लिख देता हूं कुल मोल। ठीक है। अब अपने को मोल दे ही नहीं रखे, अपने को दे रखा है ग्राम में भार, 54 ग्राम और 64 ग्राम। तो अपन क्या करेंगे, पहले जल के और इस मैथिल एल्कोहल के क्या निकाल लेंगे, अलग से ही मोल निकाल लेंगे। तो अलग से मोल निकालो, पहले जल के निकाल लो H2O के कितने मोल हैं। तो H2O का भार कितना दिया है अपने को, भार बटा अणुभार। तो H2O का भार कितना दिया है अपने को 54 ग्राम, और H2O का अणुभार कितना होता है 18। तो कितने मोल आए 3 मोल। ऐसे ही CH3OH यानी कि मैथिल एल्कोहल, इसके भी अपन क्या निकालेंगे मोल निकालेंगे। तो भार कितना दे रखा है अपने को 64 ग्राम, और इसका अणुभार कितना होता है 32। देखो ऐसे कार्बन के 12, ऑक्सीजन के 16, हाइड्रोजन के 3 तो यहाँ से और 1 यहाँ से। अणुभार अगर आप किसी को भी निकालो तो अणुभार का मतलब होता है किसी भी एटम का जो अणुभार होगा वो उसके परमाणु क्रमांक के लगभग डबल होता है। जैसे कार्बन कितने नंबर पे आता है 6 नंबर पे, है ना। तो इसका डबल कितना होगा 12। ऑक्सीजन कितने पे आता है 8 नंबर पे, तो इसका डबल कितना होगा 16, है ना। फिर उनको सबको जोड़ दें, ऐसे अणुभार निकालते हैं। आप 2-3 बार प्रैक्टिस करोगे ना तो आ जाएगा अपने आप ही। तो इसके मोल कितने आ गए 2 मोल आ गए। इसके H2O के कितने मोल 3 मोल, और CH3OH के कितने मोल आए 2 मोल आए। ठीक है। अब जल की मोल भिन्न जो निकालनी है उसमें ऊपर क्या लिखोगे जल के मोल। तो जल के मोल कितने हैं 3 मोल, और नीचे कुल मोल। तो कुल मोल कितने 2 + 3, तो 2 + 3, तो 3/5। ये किसकी मोल भिन्न आ गई जल की मोल भिन्न। यहाँ पे कोई यूनिट आएगी क्या, कोई यूनिट नहीं आएगी मोल भिन्न की। क्यों, देखो ऊपर भी मोल और नीचे भी मोल, तो यहाँ पे मोल से मोल कट जाएंगे, तो यहाँ पे कोई यूनिट नहीं लिखेंगे। ठीक है। अगर अपने को पूछ ले उसके बाद में CH3OH की भी मोल भिन्न, यानी कि मैथिल एल्कोहल की मोल भिन्न, तब क्या करोगे, ऊपर तो क्या लिखोगे, ऊपर क्या लिखोगे मैथिल एल्कोहल के मोल भिन्न में ऊपर लिखोगे मैथिल एल्कोहल के मोल, ऊपर मैथिल एल्कोहल के मोल, और नीचे किसके मोल लिखोगे कुल मोल। तो ऊपर मैथिल एल्कोहल के मोल, मैथिल एल्कोहल के मोल, और नीचे डिवाइड में क्या लिखोगे कुल मोल, है ना। तो ऊपर मैथिल एल्कोहल के मोल लिखोगे। मैथिल एल्कोहल के कितने मोल हैं, इसमें 2 मोल हैं, और कुल कितने होंगे वही 3 और 2 5, तो ये 2/5। अब मैंने आपको कल एक चीज़ और बताई थी, ये तो हो गया सवाल। तो भाई मोल में चेंज कर लो, अगर आयतन दिया हुआ है तो आयतन को मोल में चेंज कर लो। अगर गैस हो और उसके अणुओं की संख्या दी हुई है तो अणुओं की संख्या को मोल में चेंज कर लो, फिर ऊपर खुद के मोल और नीचे टोटल मोल, ऐसे मोल भी निकल जाएगी। कल मैंने आपको एक बात बताई थी कि भाई जो मोल भिन्न होती है ना, उनके सभी घटक अवयवों की मोल भिन्न का योगफल क्या होता है, 1 ही आएगा हमेशा। तो ये 2/5 और 3/5 कितना आया, 1 आया। तो अगर अपन डायरेक्ट निकालना चाहें, ये नहीं निकालना चाहें, तो 3/5 आ गया, तो
तो इसको 1 में से घटा दो, कितने बचेगा 2/5, तो डायरेक्ट भी अपन 2/5 निकाल सकते हैं, है ना। तो ऐसे 2 तरीके से निकालते हैं, लेकिन यहाँ तक तो सॉल्व करना पड़ेगा आपको। तो यहाँ तक हो गया ये मोल भिन्न का सवाल। उसके बाद में एक सवाल और देखो, अगला सवाल, इसके बाद में द्रव्यमान प्रतिशत आयतन, द्रव्यमान प्रतिशत मात्रा, आयतन प्रतिशत मात्रा और द्रव्यमान आयतन प्रतिशत मात्रा, ये चीजें। अब अगर मान लो एक और सवाल इन तीनों में से एक का बनाते हैं अपन। देखो अगर ऐसे दिया हुआ है कि 11 ग्राम ऑक्जेलिक अम्ल, 11 ग्राम ऑक्जेलिक अम्ल, 11 ग्राम ऑक्जेलिक अम्ल का जलीय विलयन बनाया गया है तथा इस विलयन का घनत्व 1.1 ग्राम प्रति ml है, तो विलयन का द्रव्यमान प्रतिशत मात्रा ज्ञात कीजिए। ऐसे सवाल है, 11 ग्राम ऑक्जेलिक अम्ल का जलीय विलयन बनाया गया है तथा इसका घनत्व 1.1 ग्राम प्रति ml है, तो इस विलयन का द्रव्यमान प्रतिशत मात्रा ज्ञात कीजिए, ये दिया हुआ है। अब देखो द्रव्यमान प्रतिशत मात्रा पूछिए, तो पहले द्रव्यमान प्रतिशत मात्रा का सूत्र क्या होगा, ऊपर विलय का भार डिवाइड में विलयन का भार और मल्टीप्लाई में क्या लिखोगे 100। अब विलय का भार कितना है, 11 ग्राम ऑक्जेलिक अम्ल है, तो 11 ग्राम ऑक्जेलिक अम्ल लिख देंगे, 100 ये है। और विलयन का भार, देखो विलयन का भार पूरे सवाल में कहीं नहीं दे रखा है, लेकिन इसका क्या दे रखा है अपने को, घनत्व दे रखा है। क्या दे रखा है, घनत्व। देखोगे तो घनत्व से पहले क्या निकाल लोगे, इसका आयतन, क्या निकालोगे आयतन, और इसका द्रव्यमान आयतन प्रतिशत मात्रा निकालना आप, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत मात्रा निकालोगे, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत मात्रा ज्ञात करो, ठीक है। उससे घनत्व से क्या निकाल लोगे, आयतन निकाल लोगे, और यहाँ पे विलयन का आयतन, ऐसे बन जाएगा ये, है ना। तो इसका सवाल निकालोगे, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत में ऊपर विलय का भार, नीचे विलयन का आयतन इंटू 100। तो विलय का भार तो 11 ग्राम दे रखा है, घनत्व दे रखा है 1.1 ग्राम प्रति ml। तो इस घनत्व को पहले क्या निकालोगे, D या घनत्व इक्वल टू क्या होगा, द्रव्यमान या भार, कोई सा भी एक वर्ड यूज में ले लो, भार बटा आयतन, ठीक है। तो द्रव्यमान 11 दे रखा है और इसका आयतन अपन निकालेंगे, घनत्व कितना दे रखा है 1.1, तो इससे पहले क्या निकल जाएगा, आयतन निकाल लेंगे, आयतन यहाँ पे लिख देंगे, विलय का भार 11 दे रखा है, तो द्रव्यमान आयतन प्रतिशत मात्रा निकालोगे आप खुद। कल आप इसके आंसर कितने आते हैं मेरे को बताओगे, ठीक है, कमेंट करके।